हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 16 जो जैव विविधता एवं संरक्षण है इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आपके सारे क्लासेस जो 15 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के क्लास 11th के उसको कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके बाद अगर हम लोग आए इस चैप्टर के ऊपर तो जैव विविधता एवं संरक्षण जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इससे केवल हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट होने वाला है। अगर हम लोग जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता उस जगह पे सबसे ज्यादा होगी जिस जगह पे सूर्य की ऊर्जा और जल की उपस्थिति होगी, और ये अपने साथ साथ अपक्षय एवं निक्षेपण की बहुत सारी क्रियाएं करेंगी। जिस जगह पर इन दोनों के कारण अपक्षय और निक्षेपण होगी उस जगह पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होगी। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जिस जगह पे सूर्य की ऊर्जा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प का बनना बहुत ज्यादा होगा, वर्षा बहुत ज्यादा होगी, तो नमी वाले एरिया में अधिक क्रिएचर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जल के कारण अपक्षय एवं निक्षेपण होता है, उस जगह पे भी अलग अलग जो परिस्थिति का निर्माण होता है जिसके कारण जंतुओं के लिए वो जगह सही हो जाती है। इसके कारण वहां पे आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस आपको स्लाइड से अगर एक चीज इंपॉर्टेंट जो देखने को मिला जो प्री के फैक्टर से आपके थे, अदरवाइज मेंस के फैक्टर से थे, वो केवल ये था कि सूर्य की ऊर्जा और जल जहां उपस्थित होंगे वहां पर आपको जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको इस तरीके से है कि पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु को 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। मतलब कि आप किसी चीज का एग्जैक्ट जो है वो चीज नहीं बता सकते, एग्जैक्ट आयु नहीं बता सकते हैं कि ये कितने दिन पहले की होगी। एक अनुमान लगाया जाता है, एक अनुमान होता है कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये इतने पुरानी होंगी। अदरवाइज अगर हम वैज्ञानिकों की बात माने, साइंटिस्टों की बात माने, तो हमें ये चीज समझ में आता है कि किसी भी अगर जंतु की हम या फिर जंतु के प्रजाति की बात करें, उनके औसत आयु की बात करें तो वो 10 से लेकर के 40 लाख वर्ष है बस। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होता है वहां पर अगर आप इस एरिया को देखिएगा तो ये आपका एरिया उष्णकटिबंधीय प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। यहाँ का जो एरिया है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहाँ पे आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्षा भी यहाँ ज्यादा होती है और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे ज्यादा होता है, जल की मात्रा भी यहाँ अवेलेबल होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से आपको यहाँ पर क्या होगा तो जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। वैसे अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायो का अर्थ होता है जीवन और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। ये बातें बहुत पहले से आपको बताई जा रही है, लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी को जो हम लोग 3 रूपों में देखने वाले हैं, जिसमें आपका पहला आता है अनुवांशिकी जैव विविधता, दूसरा आ जाता है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा आ जाता है परिस्थितीय जैव विविधता। इसी को आज डिस्कस करेंगे और इसी के लिए ये चैप्टर वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बन करके आएंगे वो तीनों बेस पे बन करके आएंगे और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग अनुवांशिकी जैव विविधता की बात करें, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की, तो जीवन जो है उसके निर्माण के लिए जीन एक महत्वपूर्ण इकाई होती है और किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता होती है। अब अगर देखें आप तो मछली में बहुत प्रकार की मछली होती है, जैसे मछली में एक कैटफिश भी होती है और मछली में एक शार्क भी होती है। अब आपको देखना यह है कि इनके जीन्स में जो चेंजेस आए वो कैसे आए, अनुवांशिकी के कारण आए। यही आपकी अनुवांशिकी जैव विविधता कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें प्रजातीय विविधता की, तो कुछ प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ की कम होती है, और सरवाइव वही कर पाते हैं जिनकी प्रजाति में संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने एक कड़कनाथ मुर्गा का आपको जो है वो कड़कनाथ मुर्गा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पिछले चैप्टर नंबर 15 में दिया था। तो कड़कनाथ मुर्गा का सरवाइव हो पाना, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान गया, इस कारण से वो आज
हमारे पास है। अदरवाइज अगर ये सिचुएशन होता कि गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दी होती और उसकी प्रजातीय विविधता बहुत कम होती तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये चीज आपकी प्रजातीय विविधता कहलाएगी। और पारिस्थितिकीय विविधता जो आएगी वो परिस्थितीय प्रक्रिया तथा आवास स्थानों में भिन्नता के कारण जो स्थिति बनती है वो आपकी परिस्थितिय विविधता कहलाती है। सेम चीज आप अगर देखें तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अन्नामलाई पश्चिमी घाट पे। ठीक है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट पे। और ये जो है ये घास भूमि तथा उष्णकटिबंधीय शोल वन परिस्थितिकी विविधता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और परिस्थितिकी विविधता का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो आपको मिलेगा वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है, तो अन्नामलाई के पास है। ये पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची पर्वत है। क्लियर है यहाँ पर बात। और यहीं पे पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आकर के मिलती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है जो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर आप देखें तो जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण के न तो विकसित होती है और न ही बिना कारण के वो मरती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपकी। तो इसमें पारिस्थितिकी की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। और पारिस्थितिकी में जितना अधिक विविधता होगा प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी। अगर आज यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मुर्गा मर रहा है, मुर्गा अगर यहाँ पे मर रहा है तो इसके अगर प्रजाति में विविधता होगी तो हो सकता है कि कोई मुर्गा -0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भी सरवाइव करने वाला होगा। तो जिसकी अनुवांशिकी में जितनी अधिक विविधता होगी उसके सरवाइव करने की भी क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाती है। क्लियर है। और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग जो होता है, अगर जैव विविधता की आर्थिक विकास के आर्थिक भूमिका के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो फसलों की विविधता भी जैव विविधता के अंदर ही आता है। और जैव विविधता में हम लोग अलग अलग तरीके के फसलों का को हाइब्रिड तरीके से बनाते हैं और फिर वो हमें ज्यादा आर्थिक सहायता देकर के आता है। तो ये भी जैव विविधता का एक कारण है। और जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका की अगर बात करेंगे तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति में हमें यह संकेत देती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है। और जीवन का आरंभ कैसे हुआ है ये पता चलता है हमको क्योंकि यहाँ पे इसकी वैज्ञानिक भूमिका आ जाती है। अगर मान लिया कि कड़कनाथ एक मुर्गा है और चाइनीज एक मुर्गा है, तो चाइनीज मुर्गा से आप इसके स्पेसीज को स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि इसका जो उम्र है वो कितना साल पुराना है इस प्रजाति का, वो चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जैव विविधता के ह्रास के ऊपर में अगर आएंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन के ऊपर अगर आएंगे तो हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ पे 3/4 जनसंख्या पूरे भारत की पाई जाती, पूरे विश्व की पाई जाती है। और यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजाति पाई जाती है। अगर पृथ्वी पे 100 प्रजाति पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय एरिया में 50 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी खतराएं हैं और उसमें प्राकृतिक आपदाएं एक अहम भूमिका निभाती है। साथ में कीटनाशकों का प्रयोग जिस तरीके से हम करते हैं वो भी इसके प्रजाति के ऊपर खतरा का एक अहम कारण बनकर के आता है। तो इसी को लेकर के क्या हुआ था कि प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसको IUCN बोला जाता है, इसने क्या किया कि प्रजातियों को क्या किया और जीव की प्रजातियों को 3 भागों में बांट दिया, पौधे और जीव की प्रजाति को, जिसमें संकटापन्न प्रजाति आ जाती है। तो ये वो प्रजातियां सम्मिलित, इसमें वैसी प्रजातियां को सम्मिलित किया गया हुआ है जो बिल्कुल विश्व के सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्टेड के नाम रेड लिस्टेड में होंगी। जैसे कि अगर इसकी पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या 100 है, यह बिल्कुल संकटापन्न जो है वो श्रेणी में आएगा और इसके लिए रेड लिस्ट जारी करता है IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के लिए। क्लियर है। और ये जैसे रेड पांडा हो गया आपका, जनकेरिया सेप्सेटेडी एक आपके घास का प्रकार है जिसका यूज औषधीय होता है, ये भी संकटापन्न प्रजाति है। और हेमोबोसिया डेक्रेस बेच ये दक्षिणी पश्चिमी घाट पर पाया जाता है और ये भी एक फूल का प्रकार है। ठीक है, घास का प्रकार है जो कि आपके संकटापन्न प्रजाति में आ जाता है। सुभेद्य प्रजाति की अगर बात करें तो वैसी प्रजातियां जिसको अगर हम लोग ध्यान नहीं दे तो वो विलुप्त हो जाएंगी, उसको हम लोग सुभेद्य प्रजातियां बोलते हैं। और दुर्लभ प्रजाति की बात करें तो जिसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई हुई है उसको दुर्लभ प्रजाति बोलते हैं।
जैव विविधता के संरक्षण एक भारत के साथ साथ वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका नेचर अनबैलेंस होगा, अगर नेचर आपका अनबैलेंस होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे पृथ्वी पर। इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव है, जिसमें सबसे अहम जो हुआ था वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया एक सम्मेलन था, जो कि जैव विविधता सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है वो 155 देश शामिल हुए थे और इन्होंने जो अपना एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था, कुछ इस तरीके का था कि कैसे हम लोग इसको संरक्षित करने के लिए वर्क करेंगे। स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है यहाँ से, बट जानने जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे कि भारत ने इसके लिए क्या किया था। तो भारत ने क्या किया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए हुए थे और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बोला जाता है, उसको स्थापित किया गया। और इसमें जो है जितने भी आपके प्रजातियां हैं जो संकटापन्न है या फिर सुभेद्य प्रजातियां हैं, उसको संरक्षण के लिए वर्क किया गया यहाँ पर। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो देश स्थित है उसमें संसार के सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, सारे लोग जानते हैं, और इसको महा विविधता केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। और इसमें 12 देश शामिल है, जिसका नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो है ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय एरिया में स्थित है और इसीलिए इसको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोला जाता है। इसमें 12 देश शामिल है, ये आपके प्री के फैक्टर्स है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस ऐसे जगह जो कि आपके मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है, वहां पर संसाधनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र को निर्धारित करने का काम करवाया, जिसमें कि जो जीव बिल्कुल और जो आपके जीव जंतु होंगे या फिर पेड़ पौधे होंगे जो बिल्कुल संकटापन्न होंगे, उसके लिए हॉटस्पॉट एरिया जोन स्टार्ट करने की बात कही गई हुई थी, जो स्टार्ट भी किया गया हुआ है और रिसेंटली इस पे वर्क भी किया जा रहा है। तो यही सारे आपके बातें इस चैप्टर से बताने की कोशिश की गई थी, जो चैप्टर नंबर 16 था, काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फिर से हम लोग 11th के पार्ट 2 में ज्योग्राफी के सेशन में, जहाँ पे आपको अप्रॉक्स 7 चैप्टर होंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।